नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 5 से 6 नवंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, सारी जानकारी आपको हमेशा की तरह विस्तृत तौर पर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप ध्यान रखेंगे, ये सीरीज आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर यहाँ से आप करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। सबसे पहले वो प्रश्न हम देख लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन का चयन जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। इसका राइट आंसर हमने बतलाया था आपको, ये बिहार के किशनगंज की रहने वाली है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर आप सबों को दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को, वैसे विद्यार्थियों को जो बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी टीचर वाले कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। यहाँ पर जानकारी आप सबों के लिए यह है, कोर्स में जहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज किया है तो वहां पर एप्लीकेशन पे कोर्स में नीचे आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करके इस कोर्स में जितने भी मटेरियल हैं वो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कोर्स का जो टेस्ट सीरीज है, जो हमने आपको बोला है कि कम से कम इसमें 111 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे जो कि सेक्शनल टेस्ट होंगे विभिन्न सब्जेक्ट के। तो इसे आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है, वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर होम पेज आपको दिख रहा है एप्लीकेशन पे बीपीएससी मेकर ऐप का करंट अफेयर्स वाला ये सेक्शन है, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है। इसी के नीचे यहाँ पर एक सेक्शन है टेस्ट का। इस पर क्लिक करके आप जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए टेस्ट यहाँ पर डाला गया है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो छात्र इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं आप लोग टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत फायदा वहां से आपको होने वाला है। जो छात्र अभी तक से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप लोग इसे एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान मिला है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसकी राइट आंसर की यानी कि इसके सही विकल्प की हम बात करें तो इसका सही विकल्प होगा, इसमें बिहार पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो आयोजित हुआ राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ हुआ है। इसी बारे में यहाँ पे लिखा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा, यहाँ पर यह प्रतियोगिता आयोजित हुआ जिसमें बिहार पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। हालांकि यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहार पुलिस की ओर से किसने भाग लिया था। यहाँ पर उसी का जिक्र हमने शामिल किया है। इसी का जिक्र यहाँ पर किया कि इस प्रतियोगिता में बिहार पुलिस की ओर से आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस और एटीएस की बम डिफ्यूज एवं अपराध अनुसंधान विभाग की स्वर्ण दस्ता की संयुक्त टीम ने भाग लिया था, जहां पर दूसरा स्थान इसे मिला है। और वहीं पर आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तो अपना बिहार है, जबकि तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। अच्छा, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो बिहार से रिलेट करते हुए हमने एक जानकारी आपको दिया था। कुछ समय पहले जो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी वहां पर हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश के साथ बिहार को संयुक्त तौर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। आपको याद होगा, ये सारी जानकारी हमने आपको बताया है। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर बिहार पुलिस की बात हुई है तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया था कि सर्वाधिक जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार में है, जो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। और वर्तमान समय में बिहार पुलिस के जो डीजीपी है, जो महानिदेशक है, डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो है राजविंदर सिंह भट्टी। शॉर्ट में इन्हें आरएस भट्टी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पंजाब कैडर के हैं। ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चर्चा किया कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है, तो इसी प्रकार की कुछ और भी रैंकिंग है, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो खास करके बिहार से रिलेटेड है। रिसेंटली हमने आपको बताया है, आपके आगामी एग्जाम में ये तमाम चीजें पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी हुआ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 22वें स्थान पर रहा पूरे भारत में राज्यों की श्रेणी में अपना बिहार।
अच्छा, एक्सपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत बिहार में कौन सा जिला अव्वल है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिहार में जिलों में बेगूसराय सबसे आगे है एक्सपोर्ट के मामले में। वहीं पर एक और रिपोर्ट आई थी जो कि बहुत ज्यादा चर्चे का विषय रहा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। इसको लेकर जो रिपोर्ट जारी किया गया, 10.64% ग्रोथ रेट के साथ अपना बिहार पूरे भारत में शीर्ष में मतलब स्थान पर रहा। वहीं पे बात करें स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में, इसमें भी बिहार शीर्ष स्थान पर है। ई राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार शीर्ष स्थान पर है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि आबादी के हिसाब से सबसे गरीब राज्य देखें, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आबादी के हिसाब से सबसे जो गरीब राज्य है वो है बिहार। इस मामले में गरीबी के मामले में आगे है, आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो। अच्छा, एक और जानकारी है कि दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे है, हालांकि इसमें सबसे आगे है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। एक और जानकारी यहाँ पर है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जो अभी हाल ही में जारी हुआ, इसमें पहले स्थान पर रहा पंजाब। लेकिन बिहार की दृष्टिकोण से हम बात करें तो बिहार इसमें सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक है बिहार से संबंधित, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये स्वास्तिक है। जो आप दोनों साइड देख रहे हैं ये स्वास्तिक है, और स्वास्तिक के बीच में जो ये पौधे वृक्ष को आप देख रहे हैं, ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में कांगो में कार्यरत धनंजय कुमार सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। वे किस जिले के रहने वाले थे, ये यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बिहार के सारण जिले के रहने वाले थे। सारण जिला के रहने वाले थे। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। धनंजय कुमार सिंह का हृदय गति रुक जाने के कारण हाल ही में निधन हुआ है। वे भारतीय सेना में नायक पद पर कार्यरत थे और मौजूदा समय में वे संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में अफ्रीका के कांगो में पदस्थापित थे। वे मूल रूप से बिहार के सारण जिले के बनेपुर प्रखंड अंतर्गत बलवा गांव के निवासी थे। तो इस लिहाज से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में ये अफ्रीका के कांगो में कार्यरत थे, तो इस लिहाज से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इनका नाम है धनंजय कुमार सिंह और ये बिहार के सारण जिले के मूल रूप से रहने वाले थे। अच्छा, बिहार के सारण की यहाँ पर बात हुई, हमने आपको बताया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है। तो ये 9 प्रमंडल की अगर हम बात करें तो इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बतलाया था। पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। तो सारण जो प्रमंडल है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो विकल्प यहाँ पर हमने शामिल किया है, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये तीनों जिले सारण प्रमंडल के ही जिले हैं। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, इसको याद रखने का ट्रिक है सासिगो, यानी कि सारण, सिवान और गोपालगंज। अच्छा, यहाँ पर अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, चूंकि यहाँ पर बात हुई है किसकी, तो कांगो की। तो अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका के कांगो में मदन लाल रेंगर को हाल ही में कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, कांगो के बारे में कुछ और भी पॉइंट है कि कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी जो राजधानी ये है किसानसा। अच्छा, यहाँ पर राजदूत शब्द की जो बात आई है, तो हमने ये भी आपको बतलाया है कि किस देश के लिए राजदूत शब्द का प्रयोग होता है और किस देश के लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि दोनों एक ही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने आपको बतलाया था कि जो भी राष्ट्रमंडल देश है उसके लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है। उच्चायुक्त शब्द किसी भी राष्ट्रमंडल देश में राजदूत के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी देशों के लिए यह राजदूत ही आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसी शब्द का। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, हम कैसे पहचानें कि कोई देश राष्ट्रमंडल देश है। दरअसल वैसे देश जो ब्रिटेन का कभी न कभी गुलाम थे, ब्रिटेन का कभी न कभी औपनिवेशिक शासन उस देश पर था और किसी संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन से उन्हें आजादी मिली हो, तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे देशों को कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश। तो अतः भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है, तो ये आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पर आगे हम चलते हैं। जो चर्चा हुई है यहाँ पर राजदूत की, तो विभिन्न देशों में जो खास करके जहां से प्रश्न बनते हैं, जो भारतीय राजदूत वहां पर अभी कार्यरत हैं, जैसे कि अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू, ग्रीस में रुद्रेन टंडन, नेपाल में नवीन श्रीवास्तव, श्रीलंका में गोपाल बागले, सऊदी अरब में सुहेल एजाज और जापान में सीबी जॉर्ज। अच्छा, अभी हाल ही में जो बिहार के पर्यटन मंत्री हैं, कौन है, तेजस्वी प्रसाद यादव, अभी हाल ही में जापान के दौरे पे थे और वहां पर उन्होंने सीबी जॉर्ज से भी मुलाकात की। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के पर्यटन सह
पर्यटन मंत्री भी हैं और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें तो वे दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। निम्न में से किन्हें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले वे विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक पद पर तैनात थे। जो इससे पहले वो कार्यरत थे वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमने चर्चा किया है कार्यकारी निदेशक की, तो एक जानकारी आप ध्यान रखें। बहुत सारे छात्रों को मैं देखता हूँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये कभी-कभी मतलब बदलते रहते हैं, तो प्रश्न रेगुलर इसमें मतलब करता है अपडेट होते रहता है। तो यहीं पर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ऐसा क्यों होता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होते हैं और इसके अतिरिक्त 4 उप गवर्नर होते हैं। आप लोग कई बार देखते होंगे कि नए उप गवर्नर कौन बने आरबीआई के, तो आपको लगता है कि ये शायद चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि 4 उप गवर्नर होते हैं, जो नियुक्तियां होती है तो उस आधार पर आपको लगता है कभी रिसेंटली ही तो चेंज हुआ था फिर दोबारा चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। 4 उप गवर्नर होते हैं तथा इसके जो केंद्रीय निदेशक मंडल में 15 कार्यकारी निदेशक होते हैं। तो यही 15 कार्यकारी निदेशक वाले अभी मंडल में अभी हाल ही में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई की स्थापना को लेकर आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को ये कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर था यानी कि मुख्यालय था, लेकिन 2 वर्ष पश्चात इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा, वर्तमान में जो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं ये है शक्तिकांत दास। ये उर्जित पटेल की जगह पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक जानकारी मैं आपको शक्तिकांत दास से संबंधित दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये 1934 के एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये बहुत कॉमन हो गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि 1934 के एक्ट के अनुसार 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी बैंकों का संचालक यानी कि भारत के सभी बैंकों का संचालक है। और आपको ध्यान रखना ये भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जैसा कि अभी हमने आपको बताया 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो प्रारंभ में कोलकाता में यह स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आरबीआई से संबंधित यह है कि आरबीआई की जो गवर्नर की नियुक्ति होती है वो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है प्रतीक चिन्ह। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाघ, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। प्रतीक चिन्ह जो आप यहाँ पर ये लोगो देख रहे हैं यही इसका प्रतीक चिन्ह है, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। पीछे ताड़ का पेड़ और बाघ है, ये यहाँ से समझिएगा। तो आरबीआई के गवर्नर है 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। अच्छा, शक्तिकांत दास के बारे में अभी मैंने बोला कि आपको एक जानकारी दूंगा जो कि अति महत्वपूर्ण है। दरअसल अभी हाल में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई थी और इसमें शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ये दूसरी बार है जब भारतीय रिजर्व बैंक के किसी गवर्नर को यह पुरस्कार मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का। इससे पहले जो ये अवार्ड मिला था 2015 में, ये रघुराम राजन को मिला था। इस लिहाज से ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का जो मिला ये शक्तिकांत दास को मिला, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। इससे पहले 2015 में ये अवार्ड रघुराम राजन को मिला था। अच्छा, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार में बैंक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया, वो भी यहाँ पर हमने कहीं पे लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को मिला। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीर में यही है शक्तिकांत दास। चलिए चौथा प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में किस देश के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया है? अच्छा, यहाँ पर जो वित्त मंत्री की चर्चा पिछले प्रश्न में भी हमने किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब इस एक्सप्लेनेशन में क्या था वित्त मंत्री, और यहाँ पर भी वित्त मंत्री ही चर्चा हो रही है। तो आपसे जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण, इस प्रश्न पे भी हम लोग आएंगे। लेकिन एक जानकारी यहाँ पर यह है कि आपसे जानते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि जो अभी हाल ही में नए नए शिक्षक मतलब बहाल हुए हैं जो भर्ती हुई बीपीएससी के थ्रू, जो पटना के गांधी मैदान में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया। एक छोटा सा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि एक पत्रकार है किसी महिला से पूछ रही है कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, बिहार में कितने जिले हैं। बताइए, कॉमन सा प्रश्न है।
अगर आपसे भी पूछ ले आपसे पूछा जाए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा होता है बहुत सारे लोग, आप लोग अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो गाँव जब जाएँगे तो आपसे अक्सर पूछेगा कोई बुजुर्ग खास करके कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, कैसी चल रही है ज़िंदगी? तो आपको पूछ लेगा वहीं पे कि बताओ गृह मंत्री कौन है? बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये छोटे-छोटे सवाल, लेकिन वो आपकी पूरी तैयारी का निर्धारण 1 सेकंड में कर देगा अगर आप उसे नहीं बता पाएँ तो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक छोटा-सा सवाल भी आपको उलझन में डाल सकता है। तो ये चीज़ें समझना है। अच्छा, यहाँ पर हम वित्त मंत्री की चर्चा कर रहे थे। जो नवीनतम डेटा है आपको ध्यान रखना, बिहार के जो वित्त मंत्री हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं। रिसेंटली जो बिहार बजट पेश हुआ था, विजय कुमार चौधरी ने ही जारी किया था और आपको ध्यान होगा हमने जानकारी दिया था बिहार बजट जो जारी हुआ है या फिर पेश हुआ है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, ये 2,61,885 करोड़ रुपए का पेश हुआ है। आपको ध्यान होगा। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। अभी हाल ही में किस देश के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन निर्मला सीतारमन ने किया है? किस देश में? तो त्रिंकोमाली जो एक जगह का नाम है, ये कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो विकल्प नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। किनके द्वारा? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये यहाँ से ध्यान रखिए। त्रिंकोमाली के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, ये श्रीलंका का एक बंदरगाह शहर है जो कि श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र में मतलब कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बंदरगाह शहर की बात हुई है तो एक जानकारी यहाँ पर आपको ये दे दूं कि भारतीय इतिहास में जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्थान आता है जो बंदरगाह शहर लोथल। तो इसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका का ये बंदरगाह शहर है त्रिंकोमाली, जो कि श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र में है। अब यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की बात हुई है तो इससे संबंधित भी चीजों को देख लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई ने द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक अभी हाल ही में एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया था। अच्छा, कॉफी टेबल बुक की बात हुई तो एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने अभी हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया था। अब ये कॉफी टेबल बुक क्या होता है हमने कई बार आपको जानकारी दिया है, पुनः आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा दूं। जब आप किसी बड़े होटल व रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर आपको टेबल पर कुछ बुक दिखता होगा, उसमें खास करके तस्वीरों का संकलन होता है जिससे आप उसके बारे में ज्ञानवर्धक चीजें, एक रोचक चीजें मतलब कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय मतलब आपको जो वहां पर थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, उस समय आप बोर ना फील करें, इस वजह से ऐसी पुस्तकें रखा जाता है जिसमें खास करके तस्वीरों के माध्यम से कुछ चीजें बतलाई जाती है, जो थोड़ा मनोरंजक होता है, जिससे आप बोर फील ना करें। तो यही होता है कॉफी टेबल बुक, ये समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चूंकि भारतीय स्टेट बैंक की बात हुई है अर्थात एसबीआई की बात हुई तो एसबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। दरअसल 27 जनवरी 1921 को, ये डेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्रश्न बनेंगे कि जो औपनिवेशिक शासन था अंग्रेजों का भारत पर, तो भारत में भारत को उस समय 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। कौन-कौन से थे प्रेसिडेंसी? तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में से जो बैंक संचालित हो रहे थे, 27 जनवरी 1921 को इसे तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ये समझिएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 1955 को भारत के सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, अर्थात इसका एक प्रकार से देखा जाए तो स्थापना हुआ और एसबीआई इसे नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। तो यही वो तिथि है एसबीआई के बारे में याद रखना है कि 1 जुलाई 1955 को एसबीआई अस्तित्व में आया था। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये तमाम चीजें एसबीआई से रिलेटेड है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए 5वां प्रश्न है, हाल ही में 2 से 4 नवंबर 2023 तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 से 4 नवंबर 2023 तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का अभी हाल ही में जो आयोजन हुआ है ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं कि हाल ही में 2 से 4 नवंबर 2023 तक बेंगलुरु कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यहीं पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया। और ये इस संस्करण का यानी कि जो ये संस्करण था, इस आयोजन का ये 6ठा संस्करण था जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट ये भी है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया और ये किस थीम पर आधारित था। तो इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया, रक्षा उत्पाद विभाग, लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन द्वारा संयुक्त तौर पर किया गया। विषय अर्थात थीम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इसी थीम पर, इसी विषय पर ये आधारित था। ये इसका 6ठा संस्करण था और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया और ये आयोजित हुआ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ये यहाँ पर नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो नवंबर 2023 में अर्थात हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है एनकोर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट और इसे शॉर्ट में कहा गया है एनकोर। जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित यह एनकोर सॉफ्टवेयर चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, इसे अधिक कुशल, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करेगा। और यह एप्लीकेशन के 3 भाग होंगे, एनकोर काउंटिंग एप्लीकेशन, एनकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन, एनकोर नोडल एप्लीकेशन। ये इसके 3 प्रमुख भाग होंगे जिस पर ये आधारित होकर इस विषय पर कार्य करेगा, यानी कि चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने में वो कार्य मदद करेगा, इसे अधिक कुशल, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करेगा। ये इस उद्देश्य से अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये एनकोर नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर देखिए बात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में चीजें यहाँ पर आपकी समक्ष है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो ये भारत में एक स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका यहाँ पर कह सकते हैं विवरण दिया गया, इसके बारे में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आगे हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, डेट ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में 2001 में अपनी 50वीं जयंती या फिर कह सकते हैं 50वीं जयंती को स्वर्ण जयंती के तौर पर मनाया जाता है। तो स्वर्ण जयंती अभी हाल ही में 2001 में सेलिब्रेट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये तमाम चीजें यहाँ से नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न है कि नाम 200 यानी कि NAAM 200 कार्यक्रम की शुरुआत, ये कार्यक्रम का नाम है, इसकी शुरुआत हाल ही में किस देश में हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई है। देखिए नाम 200 कार्यक्रम की जो शुरुआत अभी हाल ही में हुई, ये श्रीलंका में। तो राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर डी अर्थात श्रीलंका। अब इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं कि श्रीलंकाई सरकार द्वारा आयोजित नाम 200 कार्यक्रम की शुरुआत कोलंबो श्रीलंका के सुगाथा दास इंडोर स्टेडियम में हुआ है, जो कि श्रीलंकाई सरकार द्वारा या फिर श्रीलंका द्वारा भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। अच्छा ये क्या है, इसके जो अभी हाल ही में जो ये आयोजित हुआ आखिर है क्या? दरअसल श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और अभी हमने जानकारी दिया था कि यहीं पर निर्मला सीतारमण ने जो बंदरगाह शहर है श्रीलंका का त्रिंकोमाली, यहीं पर भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया। थोड़े समय पहले हमने आपको बताया था, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये जो नाम 200 के बारे में, अच्छा इस प्रश्न को हमने अलग से यहाँ पर क्यों शामिल किया? एक ही प्रश्न में मैं चाहता तो शामिल कर सकता था। यहाँ पर अलग करने का रीजन यही था कि एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा का उद्घाटन हुआ बंदरगाह शहर त्रिंकोमाली में और कुछ रिलेटेड जानकारी हमने आपको बताई, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि नाम 200 कार्यक्रम का जो संबंध है श्रीलंका से है और ये इसी उद्देश्य के साथ अभी जो भारतीय मूल के तमिलों के जो आगमन यहाँ पर श्रीलंका में हुआ था उसकी 200वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अभी हाल ही में ये सेलिब्रेट किया गया। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में 1 नवंबर 2023 को पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर इनका पूरा नाम है, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो 1 नवंबर 2023 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और यह प्रतिमा के बारे में हम बात करें ये किनके द्वारा निर्मित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना इस प्रतिमा का निर्माण अहमदनगर महाराष्ट्र के
प्रसिद्ध चित्रकार प्रमोद काम्बले ने तैयार किया है, फिर प्रमोद काम्बले ने किया है इस मतलब कि इसका निर्माण इस प्रतिमा का। अब यहाँ पर हम बात करें सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट कैरियर का आखिरी मैच नवंबर 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला था। तो इन्हीं के सम्मान में भी हाल ही में, हालांकि वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर नाम का, इनके नाम का एक स्टैंड पहले से ही, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया कि मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया, उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है जिसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नवंबर 2023 में 2013 में वानखेड़े में इन्होंने अपना कैरियर का आखिरी मैच खेला था। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास में 100 शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज हैं। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है। हालांकि दुनिया के इकलौते बल्लेबाज जरूर हैं 100 शतक लगाने वाले, लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो क्रिकेट का जो फॉर्मेट है, आप सभी को हमने कई बार जानकारी दिया है कि आईसीसी वर्तमान में 3 फॉर्मेट में क्रिकेट का आयोजन कराती है। सबसे छोटा फॉर्मेट है टी20, फिर उसके बाद आता है वनडे और उसके बाद आता है टेस्ट। तो यहाँ पर जो 100 शतक के बारे में लिखा गया है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वनडे फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर के नाम है 4900 का, यानी कि 49 शतक वनडे फॉर्मेट में इन्होंने अपने नाम दर्ज किया सचिन तेंदुलकर के। लेकिन वहीं पर हम बात करें टी20 फॉर्मेट की, तो टी20 फॉर्मेट में इन्होंने एक भी शतक नहीं जड़ा। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में 51 शतक इनके नाम है। तो कुल मिला के वनडे में 49 और टेस्ट में 51, तो 100 शतक इनके नाम है, जो कि आपको ध्यान रखना है। आईसीसी इवेंट में इन्होंने 100 शतक अपने नाम किया है, जो कि किसी क्रिकेटर ने अभी तक अपने नाम किया नहीं किया। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि टी20 में इनका एक भी शतक नहीं है। अच्छा, वनडे क्रिकेट में शतक की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट पीछे, इनके जस्ट पीछे है विराट कोहली, जो 48 शतक अभी तक लगा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक जानकारी हमने कुछ समय पहले दिया था। दरअसल 2024 में, यानी कि अगले वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं, और लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया। थोड़े दिन पहले ही ये जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर की जो बात हुई है, सचिन तेंदुलकर को मिले सम्मान, वो उपलब्धियों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना, ये बहुत ज्यादा चर्चे में है बहुत वजहों से, क्योंकि अभी हाल ही में दुबई में भी इनके नाम का एक क्रिकेट स्टेडियम में, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड है, मतलब कि इस स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो इस वजह से भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, और भारत रत्न अवार्ड इन्हें मिला था 2014 में भारत सरकार का, भारत सरकार के द्वारा। चूंकि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति। अगर हम बात करें भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी किसी भी खेल में देखा जाए, तो पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जो कि 2014 में इस अवार्ड से सम्मानित हुए थे, और वह सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। हालांकि इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो उस समय जब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1997-98 में सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी वे बने थे। पद्म भूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया था। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च सम्मान है, 1999 में इन्हें मिला था। अर्जुन अवार्ड से इन्हें वर्ष 1994 में सम्मानित किया गया। और वहीं भी बात करें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें 1997 में सम्मानित किया गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं, और कुछ चीजें और भी है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख हस्तियों की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। इसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमने इस चीज को लिख दिया है, प्लेइंग इट माई वे, जो कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी जो महान हस्ती है खेल की दुनिया में, खास करके उनसे संबंधित यहाँ पर दर्शाया गया चीजों को, अनब्रेकेबल, जो कि मैरीकॉम की आत्मकथा है, असॉल्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, स्टार्टिंग फ्रॉम द हर्ट कपिल देव, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, सनी डे सुनील गावस्कर, 281 and beyond VVS Lakshman, a century is not enough सौरभ गंगोली, पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर। तो ये चीजें, ये वाला अभी रिसेंटली लिखा गया है, जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीजें हमने कई बार आपको बताया, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नए प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन हाल ही में
विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के लिए चुनी गई? तो ध्यान रखना, इनका नाम है शाइमा वाजेद, जो कि ये पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। जो बांग्लादेश की मौजूदा है शेख हसीना, उनकी ये बेटी है साइमा वाजेद, जिन्हें अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुनी गई है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। अब यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर 4 साल के लिए बांग्लादेश की मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ साइमा वाजेद चुनी गई है। ये यहाँ से ध्यान रखें, अगले 4 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर मतलब द्वारा ये चुनी गई है। इनका नाम है साइमा वाजेद और उनका जो कार्यकाल होगा 1 फरवरी 2024 से शुरू होगा। अच्छा, इसके लिए नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति द्वारा चुनाव किया गया था और नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को हराकर वे इस पद के लिए चुनी गई। कौन? तो साइमा वाजेद। अच्छा, कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि साइमा वाजेद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी ये बेटी है और आपको ध्यान रखना साइमा वाजेद इस वक्त इस पद पर पहुंचने वाली बांग्लादेश की दूसरी प्रतिनिधि है। हालांकि इससे पहले इस पद पर जो पहुंचे थे, इससे पहले बांग्लादेश के सैयद मुदस्सर अली इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे बांग्लादेश के। अच्छा, यहाँ पर ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के जो क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर वर्तमान में कार्यरत है वो कौन है? तो पूनम क्षेत्रपाल सिंह, जो कि क्षेत्रीय निदेशक हैं इस समय डब्ल्यूएचओ की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीजें और भी विस्तार से हम लोग देखते हैं, तब जाके ये चीजें आपको अच्छी तरीके से भी समझ में आएगा दरअसल ये क्या है। चलिए, डब्ल्यूएचओ की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और आपको ध्यान रखना इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडाहानम, जो कि इथोपिया के हैं। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डब्ल्यूएचओ के जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, डीप में जाके यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 6 कार्यालय जो कार्यरत है वर्तमान में हरारे अफ्रीका में, कोपेनहेगन यूरोप, नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, कायरो पूर्वी टेरेनियम तथा और इसके अतिरिक्त मनीला पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्र में स्थित है। तो अभी हाल ही में जो ये प्रमुख के तौर पर नियुक्त हुई है इसी क्षेत्र के लिए नई दिल्ली में, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की, जो यहाँ पर हमने प्रश्न में बात किया था, निदेशक के तौर पर चुनी गई कौन? तो साइमा वाजेद। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। इसको पूरी दुनिया को मतलब क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके बाद यहाँ पर एक क्षेत्रीय कार्यालय को भी स्थापित किया गया है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने आगे ये लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 11 सदस्य देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो कि यहाँ पर साइमा वाजेद को चुनी गई है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 11 सदस्य देश हैं। अब ये 11 सदस्य देशों में से कौन कौन से देश हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश, भूटान, उत्तर कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते। ये कुल 11 देश इसमें शामिल है और सभी 11 सदस्य देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ चुके। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं तस्वीर में, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किया? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 55 पदक अपने नाम किया और पदक तालिका में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर रहा। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। चलिए यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में 15वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य, कुल मिला के हम पदकों को काउंट करें तो कुल 55 पदक भारत ने अपने नाम किया और पदक तालिका में अपना भारत दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान की बात करें तो चाइना 33 स्वर्ण सहित कुल 76 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। यानी कि इस प्रतियोगिता में जो 15वां संस्करण था एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का, जो कि आपको ध्यान रखना दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ, इसमें पहले स्थान पर रहा चाइना और दूसरे स्थान पर अपना भारत रहा 55 पदक के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किया है, किसके साथ? तो शिक्षा विभाग की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भविष्य में प्रबुद्ध और जिम्मेदार मतदाता बनाना है। जिस वजह से आपको ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? मिन्यूट मैन 3 जो मिसाइल है अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है अमेरिका के द्वारा।
तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, विकल्प नंबर सी यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 8वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। इस बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो सारी जानकारी हमने आपको कोर्स के बारे में दिया है बीपीएससी मेकर ऐप पर, अगर आप 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर बैनर पे देख रहे हैं। और इस कोर्स को परचेज करते समय आपको इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है बीपीएससी 70 का, जिसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और आसानी से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त ये जो बीपीएससी वाला कोर्स है 70वीं बीपीएससी, इसके अतिरिक्त है अगर आप चाहें तो बीपीएससी टीचर वाले कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये कोर्स के बैनर को देख सकते हैं और जो जानकारी हमने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि यहाँ पर क्लिक करके जो आप यहाँ पर ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये होम स्क्रीन है, इस पर क्लिक करके आप इसमें जो भी टेस्ट है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे घर बैठे अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। तो ध्यान रखें, जितने भी छात्र बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी में लगे हैं आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हजारों छात्र ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।